My dear students, in previous video, group 16 we discuss ozone. Today we discuss सल्फर, नेक्स्ट कंपाउंड सल्फर। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रुप 16 का जो अगला एलिमेंट है सल्फर का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि सल्फर क्या होता है। निश्चित है कि ग्रुप 16 का ये सेकेंड एलिमेंट है सल्फर। ये एलोट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है। इसके जो दो मेन एलोट्रोपिक फॉर्म है, एक है सल्फर रोहम्बिक और एक है सल्फर मोनोक्लिनिक, एक और होता है प्लास्टिक सल्फर। अब अगर हम बात करें इस एलोट्रोपिक फॉर्म सल्फर के, मोस्टली सल्फर दोनों रूपों में पाया जाता है। ये कंबाइंड स्टेट में भी होता है, नेटिव स्टेट में भी होता है। नेटिव स्टेट में ये वल्कनाइज्ड एरिया में पाया जाता है जहां ज्वालामुखी निकलती है। कंबाइंड स्टेट में ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। मैक्सिमम कोर जो है सल्फाइड ओर के रूप में आते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि सल्फर रोहम्बिक या सल्फर मोनोक्लिनिक की विशेषता क्या होगी। हालांकि ये सभी पॉलीएटॉमिक है और ये S8 होते हैं और इनका शेप क्राउन शेप होता है, ये आप याद रखोगे। अब क्राउन शेप क्या होता है, तो आपको क्या करना है, ये W आपको बनाना है। जैसे ये आपने W बना दिया। अब यहां पे एक यस ये हो गया क्राउन से। तो SR और SN सल्फर रोहम्बिक और सल्फर मोनोक्लिनिक दोनों क्राउन शेप में पाए जाते हैं। अब विशेषता ये होती है कि इनका ये जो एंगल होता है आपका, ये एंगल 107 डिग्री का होता है और ये जो बॉन्ड लेंथ होता है ये 212 पिकोमीटर का होता है। सल्फर रोहम्बिक और सल्फर मोनोक्लिनिक दोनों में क्या विशेष अंतर है, तो विशेष अंतर इनके स्टेबिलिटी का है और इनके सल्फर रोहम्बिक और मोनोक्लिनिक में अब देखेंगे तो इनकी जो डेंसिटी होगी वो डेंसिटी का अंतर आएगा। जैसे सल्फर रोहम्बिक है तो सल्फर रोहम्बिक जो है, अगर हम बात करेंगे सल्फर रोहम्बिक की, तो इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी ये होगी 2.06 और सल्फर मोनोक्लिनिक की होगी 1.98। और अगर दूसरा आंसर देखेंगे तो ये दोनों वाटर इनसॉल्युबल है बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक CS2। हमने कहा कि दोनों जो SR और SN है दोनों पॉलीएटॉमिक सल्फर है, दैट इज S8 है। इनका जो शेप होता है क्राउन शेप होता है और बेसिकली दोनों में डिफरेंस है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। सल्फर रोहम्बिक 2.06 और सल्फर मोनोक्लिनिक होता है 1.98। सल्फर रोहम्बिक को जब हम हीट करते हैं तो हीटिंग के बाद ये जो है मेल्ट करने पर सल्फर मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट होता है। अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सल्फर मोनोक्लिनिक का मेल्टिंग पॉइंट होता है मेल्टिंग पॉइंट। सल्फर रोहम्बिक जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 385.8 केल्विन, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 393 केल्विन। एंड सल्फर मोनोक्लिनिक कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सल्फर रोहम्बिक। अब हम लोग बात करें अगर सल्फर S8, तो S8 ऑन हीटिंग एट नियरली 1000 टेम्परेचर पर जब हम S8 को हीट करते हैं तो इट गेट कन्वर्टेड टू साइक्लो S6 बाय रिलीजिंग S2 नियरली 1000 केल्विन टेम्परेचर पे। अब ये जो S6 होता है यह चेयर से स्ट्रक्चर रखता है और S2 एज लाइक O2 बिहेव एज पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। हमने ऑक्सीजन के केस में बताया था कि हाउ कैन वी से पैरामैग्नेटिक, तो हमने कहा था कि एमओ थ्योरी के आधार पर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि ऑक्सीजन कैसे देखेंगे, तो ऑक्सीजन 16 इलेक्ट्रॉन रखता है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 स्टार सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 स्टार सिग्मा 2p z 2 पाई 2py 2
पाई 2px2 और पाई 2py1 एंटीबॉन्डिंग इक्वल टू पाई 2px एंटीबॉन्डिंग 1। आप देखेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। इस तरीके से एज लाइक ऑक्सीजन H2 आल्सो बिहेव एज पैरामैग्नेटिक नेचर। अब हम अगर S6 जो बोल्ट सेट चेयर सेट है उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, तो हम जनरली देखेंगे कि S6 जो बनेगा वो चेयर फॉर्म में बनेगा। That is yes. This is the cyclosulfur या S6। तो S6 कैसे बनेगा? When acid treated nearly 1000 Kelvin temperature, it get converted to cyclo S6 plus H2। अब हमको सिलेबस ये जा रहा है कि कुछ ऑक्सो एसिड होते हैं सल्फर के, और ये ऑक्सो एसिड क्या है सल्फर के। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि ऑक्सो एसिड हम कहते किसे हैं। एसिड आर दोज प्रोड्यूस H आयन, लेकिन व्हेन हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विद ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के साथ ही H अटैच हो और वो सल्फर से अटैच हो, तो ऐसे सल्फर के कंपाउंड को हम कहेंगे ऑक्सो एसिड। और सल्फ्यूरिक जो सल्फर है वह कई प्रकार के ऑक्सो एसिड बनाता है, तो हमसे उन ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर पूछा जाता है और ऑक्सो एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है। अगर हम बात करें ऑक्सो एसिड की, तो इसमें हम देखेंगे पहला होता है सल्फ्यूरस एसिड, फार्मूला होता है H2SO3, जिसे हम सल्फ्यूरस एसिड कहेंगे। अगर हमको ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या होगा, यहाँ पे इसको 2 हाइड्रोजन है तो आपका +2 हो जाएगा, ये X हो जाएगा, प्लस ये -6 इक्वल टू 0, तो x - 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा। अगर हमको बात करना है इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे। सल्फर आपका सेंट्रल एटम है, तो सल्फर हो गया। आप चूंकि आपको 2 H है तो ऑक्सो एसिड तब होगा जब आप दोनों H को O से लगाओगे। अगर इसका डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं तो डॉट स्ट्रक्चर में देखोगे सल्फर का 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ और इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ और इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ। क्लियर? सल्फर के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे भी 6 होंगे, तो ये इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब सल्फर को देखोगे तो इस ऑक्सीजन का देखो 2 2 4 और ऑलरेडी 2 6 हो गया, देखो 2 2 4 और ये 2 इसको कोऑर्डिनेट कर देगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, तो यस कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। अब हमसे पूछेगा कि अगला इनका जो है सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड उसे हम कहेंगे H2SO4। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका +2 हो जाएगा, प्लस x प्लस -8 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपकी यहाँ आ जाएगी +6, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का 6 होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, निश्चित है डॉट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो चूंकि डाइबेसिक एसिड है तो आप यस लगा दोगे, ये H है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा ये इनको कोऑर्डिनेट कराएगा 2 ऑक्सीजन के साथ। तो जो स्ट्रक्चर आएगा सामने H2SO4 का वो होगा दैट इज यस कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, OH, OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। अगला जो हमारा ऑक्सोसल्फर एसिड है, हम उसे कहेंगे H2
H2H2O3 कहेंगे हम H2H2O3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड, H2H2O3 नाम देंगे इसका थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो यहां आप देखो तो H2 है तो ये +2 आपका हो जाएगा, ये +2x हो जाएगा, +-6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया -4, 2x - 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू +2 आएगा। तो यहाँ पे आप जैसे मिस्टेक इसका क्या होगा, +2 होगा। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आप यहाँ आपको करना है यस O O O और यहाँ पे आपको लिखना है H H और ये लिखना है यस। अब आप देखोगे इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग किया और 2 इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट देगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी कोऑर्डिनेट करेगा। तो इस तरीके से जो इसका स्ट्रक्चर निकलेगा, इसका भी अपडेट हो गया 2 2 4 2 6 2 8। स्ट्रक्चर आएगा यस कोऑर्डिनेट बार यस सिंगल बार OH सिंगल बार OH और कोऑर्डिनेट बार लो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2H2O3 that is thiosulfuric acid। अगर हम चलेंगे इसके ऑक्सो एसिड में तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2H2O7 जिसे हम कहेंगे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे बिल्कुल वैसे, यहाँ पे आपका +2 हो जाएगा, +2x -14 इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे +6 आएगा। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये -12 हो जाएगा, तो x इक्वल टू +6 आएगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना है यस बीच में आपको O ले लेना है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और इस तरीके से OH और ये आपका कोऑर्डिनेट बांधो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2H2O7 जिसे हम कहेंगे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अगला हम लोग का होगा पर ऑक्सो जिसे हम कहेंगे पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या इसका फॉर्मूला होगा, H2H2O8। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालोगे तो यहाँ इसको +2 लोगे, +2x +-16 इक्वल टू 0। यहाँ पर 14 हो जाएगा, यहाँ पे आपका +2। तो यहाँ पे आप देखोगे H2H2 में कि +2 और यहाँ पे निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा +7। अब इसका अगर स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, यस है OOS, उसके बाद आपको लेना है OH, यहाँ पे भी लेना है OH, कोऑर्डिनेट बांध O। अब इस आधार पे ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। तो अब यहां आप देखोगे
कि दो ऑक्सीजन डायरेक्टली लिंक है, और अगर डायरेक्टली लिंक है तो ये पर ऑक्साइड है, और पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। तो यहाँ पे जब निकालोगे तो H2 ये तो आपका +2 हो जाएगा, प्लस 2x 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन है जहाँ -2 है, तो +2x प्लस -12 और 2 ऑक्सीजन -1 है तो ये जाएगा -2। तो ये आपका होगा -12 आपका हो जाएगा 14, तो आपका हो जाएगा 2x -12 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 12, दैट इज x इक्वल टू 6, तो 6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा इसका। अब हम लोग बात करते हैं तो अगला है पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम कार्बो एसिड कहते हैं, ये H2SO5 होता है, H2SO5 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये आपका हो गया +2 प्लस x, आपका यहाँ पे हो जाएगा अब पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि यहाँ भी ऑक्सीजन जो है माइनस ये पर ऑक्साइड में है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका S, आपका OH और एक OH, और ये होगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये जो दो ऑक्सीजन है ये पर ऑक्साइड है, तो इनका -1 होगा, और ये जो 3 ऑक्सीजन है ये नॉर्मल ऑक्साइड है तो -2 होगा। तो अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका +2 प्लस x प्लस 3 का आपका हो गया -6 और ये -2 -8 इक्वल टू 0, तो x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6। तो इस तरीके से हमने पढ़ा वेरियस ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, उनका स्ट्रक्चर, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला हम लोग का जो पॉइंट है वह है सल्फर का कंपाउंड जो हम पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। ये जो H2SO4 है आपको याद रखना है कि ये काफी, इसको किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। किंग ऑफ केमिकल इसलिए कहते हैं कि ये एक किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट होता है, डिमांड होता है। कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां H2SO4 का यूज नहीं होता है। इंडिया का पर एनम जो पर ईयर जो है 2.5 मीट्रिक टन H2SO4 हम प्रोडक्ट करते हैं, और पूरे होल अगर वर्ल्ड की बात किया जाए तो 110 मीट्रिक टन सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन होता है पर एनम। तो आज बात करेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हमको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो कमर्शियली सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है कंटेक्ट प्रोसेस के द्वारा। इस कंटेक्ट प्रोसेस के द्वारा हम कैसे बनाते हैं, तो कंटेक्ट प्रोसेस में बनाने के लिए हम सबसे पहले या तो डायरेक्टली सल्फर लेते हैं जिसको ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं और SO2 गैस बनता है, या फिर हम जो है और लेते हैं, जैसे मान लो हमने आयरन ले लिया, आयरन पायराइड FeS2 ले लिया, ऑक्सीजन के साथ इसको ट्रीट किया, क्या बनेगा, निश्चित बनेगा Fe2O3 बनेगा, और ये बन जाएगा SO2। अब Fe2 बन रहा है, अगर मान लो यहाँ मिनिमम 2 लेते हो तो Fe2O3 आएगा, SO2 आपका हो जाएगा 4SO2। बट अगर बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आपका हो गया 8 नंबर, 8 3 11। अब 11 के लिए आपको क्या करना होगा, अगर यहाँ 11 लिखते हैं तो ये 22 हो जाएगा, तो इसको आप डबल कर दोगे, इसको कर दोगे 4, इसको कर दोगे 2, और ये हो जाएगा 8। तो पहला काम होता है स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ SO2। ये स्टेप 1 है, हम लोग कर रहे हैं कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ H2SO4 बाय कंटेक्ट प्रोसेस। सेकेंड स्टेप जो होता है स्टेप 2 में हम क्या करते हैं
कि SO2 को अगेन ऑक्सीडाइज किया जाता है। ये रिएक्शन V2O5 कैटलिस्ट की उपस्थिति में होता है। जनरली इस रिएक्शन में हम देखेंगे तो ये एक रिएक्शन रिवर्सिबल है, एक्सोथर्मिक है, -196.5 किलोजूल एनर्जी रिलीज होगी। अगर हम ली चेटेरियल प्रिंसिपल की बात करें तो नंबर ऑफ मोल इधर ज्यादा है, यहाँ कम है, रिएक्शन फॉरवर्ड के बजाय बैकवर्ड आएगी। तो मोल प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के लिए नेसेसरी है कि हमारा टेम्परेचर लो होना चाहिए। क्यों लो होना चाहिए? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। प्रेशर हमारा हाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ली चेटेरियल प्रिंसिपल के अनुसार प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल कम है एज कंपेयर टू रिएक्टेड साइड। तो जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। एंड यूजिंग कैटलिस्ट, तो दिस इज द सुटेबल कंडीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोर SO3। और अब हम क्या करेंगे कि SO3 को हम H2SO4 में डालेंगे, दैट इज स्टेप 3। तो जब स्टेप 3 में SO3 को H2SO4 में डालेंगे तो बनेगा H2S2O7, जिसको हम ओलियम कहते हैं। याद रखिए डायरेक्ट SO3 को अगर हम पानी में डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इससे बचने के लिए हम उसको H2SO4 में एब्जॉर्ब करा देते हैं जो ओलियम में कन्वर्ट हो जाता है। और अब हम इस ओलियम को H2S2O7 को H2O के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारा बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। तो कमर्शियल प्रोडक्शन सल्फ्यूरिक एसिड का हम करते हैं इसकी सहायता से कंटेक्ट प्रोसेस, या प्रोसेस याद रखोगे जो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। अब अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जो कंसंट्रेट H2SO4 है कलरलेस विस्कस लिक्विड होता है जिसकी डेंसिटी 1.84 होती है। 611 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और 611 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट होने का मतलब ये होगा कि काफी स्ट्रॉन्ग इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस वजह से इसका उपयोग हम लैब में कई ऐसे केमिकल हैं जो लो बॉइलिंग पॉइंट है, इसकी सहायता से उनका बॉइलिंग पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। अब अगर हम बात करें इसके प्रॉपर्टी की, तो अभी हमने कहा आपको कि फिजिकली ये लिक्विड है जिसकी डेंसिटी 1.84 है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 611 केल्विन है। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं, चूंकि H2SO4 स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हेंस दे हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट, और ये इजीली स्ट्रॉन्ग इसका वाटर सॉल्युबल है, क्योंकि वाटर के साथ स्ट्रॉन्गली ये जो है आयोडिक होने की वजह से स्ट्रॉन्गली ये डिसॉल्व हो जाता है। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकली जब हम डिस्कस करेंगे, नंबर 1 एसिडिक बिहेवियर। हमें मालूम है कि H2SO4 डाइबेसिक एसिड है। हाउ कैन वी से? H2SO4 को जब हम H2O में डालेंगे तो H3O पॉजिटिव बनेगा, HSO4 नेगेटिव बनेगा। ये हमारा कहलाएगा Ka1, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड फर्स्ट। लेकिन वही अगेन जब HSO4 नेगेटिव H2O में डाला जाएगा, ये बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस, दैट इज Ka2। जनरली Ka1 वैल्यू हाईली मोर, दैट इज 10 टाइम्स देन Ka2। ये इंडिकेट करता है कि यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि मोर द वैल्यू ऑफ Ka, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग द नेचर ऑफ एसिडिक। अब अगर हम बात करें इसके एसिडिक बिहेवियर की, तो हमने कहा था आपको कि ये जो है Ka1 यानी इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट फर्स्ट है हमने कहा 10 टाइम्स ज्यादा है, और Ka2 की वैल्यू है 1.2 × 10⁻²। तो हमें याद रखना है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, डाइबेसिक एसिड है, क्योंकि ये
टू हाइड्रोजन या टू प्रोटॉन जो है वाटर में रिलीज करता है। अगला जो है इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये जो है स्ट्रॉन्गली जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट माना जाता है बिकॉज इट रिमूव वाटर फ्रॉम कंपाउंड से वाटर को रिमूव कर देता है। इसके इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट को अगर हम देखें डिस्कस करें, डिहाइड्रेटिंग एक्शन ये क्या होता है या डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो हमने कहा कि रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम कंपाउंड। जैसे अगर मान लो हमने ले लिया सुक्रोज दैट इज C12H22O11 या हमने ले लिया फार्मिक एसिड दैट इज HCOOH या हमने ले लिया ऑक्जेलिक एसिड दैट इज COOH या हमने ले लिया अल्कोहल दैट इज C2H5OH। अगर हम इनके ऊपर कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं तो निश्चित है ये इनसे वाटर को, जैसे यहाँ भी अगर हम कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं एट नियरली 170 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा, इट रिमूव वाटर और ये हो जाएगा 12C + 11H2O which indicated strong dehydrating nature। अगर हमने फार्मिक एसिड लिया क्या होगा, निश्चित है फार्मिक एसिड लेंगे तो ये क्या बन जाएगा CO + H2O, इट रिमूव CO + H2O। अगर हमने ऑक्जेलिक एसिड लिया ये क्या करेगा, यहाँ से H2O निकाल देगा, CO निकल जाएगा, CO2 क्या बनाएगा CO + CO2 + H2O डिकम्पोज हो जाएगा। या हमने अल्कोहल लिया तो हमने पढ़ा हुआ है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इट गेट कन्वर्ट इनटू एल्कीन दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 और वाटर रिलीज हो जाएगा। कैसे होगा रिएक्शन, तो अगर हम अल्कोहल की बात करें तो दैट इज CH3 CH2OH। ये आपका अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा का OH और बीटा का H, H2O बना देगा, इट गेट कन्वर्ट इनटू एल्कीन। तो फ्रॉम दिस रिएक्शन वी क्लियरली इंडिकेट दैट H2SO4 act as strong dehydrating agent। अगला अगर मेटल की बात करें तो ये मेटल के कंपाउंड के साथ, मान लो हम मेटल का कंपाउंड लेते हैं MaX और इसके ऊपर H2SO4 डालते हैं तो निश्चित है कि MSO4 बन जाएगा और निकल जाएगा आपका HX। अब यहाँ पे 2H है तो इसको 2 कर दो, 2MX है तो निश्चित यहाँ पे आपका आ जाएगा M2SO4 जहाँ M क्या हो सकता है मेटल और X क्या हो सकता है, X आपका हाइड्रोजन हो सकता है या आपका नाइट्रेट हो सकता है। जैसे अगर हम NaCl ले लेते हैं या हम KNO3 ले लेते हैं और इनके ऊपर H2SO4 डालते हैं, क्या होगा रिएक्शन, निश्चित है कि यहाँ बन जाएगा आपका NaHSO4 + HCl दैट इज हाइड्रोजन एसिड या KNO3 H2 लेते हैं तो यहाँ पे आपका बन जाएगा HNO3 + KHSO4। क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ हम डायरेक्ट मेटल को अगर लेते हैं, जैसे मान हमने ले लिया एल्युमिनियम, इसको अगर हमने H2SO4 में डाल दिया तो क्या बन जाएगा Al2SO4 का थ्राइस और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। अगर इसको आप बैलेंस करो तो यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो। तो मेटल के साथ इनका ये रिएक्शन होता है। अब हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ रिएक्शन जो डिस्प्लेसमेंट भी देते हैं, जैसे अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, मानो हमने ले लिया BaCl2 और इसको डाल दिया H2SO4
या हमने ले लिया CH3COO ट्वाइस PB डाल दिया हमने H2SO4, क्या बनेगा? निश्चित है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, बन जाएगा BaSO4 का प्रेसिपिटेट आएगा और निकल जाएगा ट्वाइस HCl। या यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या बन जाएगा? PbSO4 बन जाएगा और बन जाएगा ट्वाइस CH3COOH। इसे कहते हैं प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन। तो ये जो है कई साल के साथ प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन भी देता है। अब हम चलते हैं लास्ट इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर पे। H2SO4 का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैसे होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। पहले तो हम समझे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किससे कहेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड के ऑक्सीडाइजिंग नेचर की, तो इसके हम देखेंगे कि ये कैसे ब्रेक होता है। तो हम यहाँ ध्यान देंगे कि अगर हम H2SO4 यूज करते हैं तो इट गेट कन्वर्ट इनटू व्हाट? SO2 प्लस H2O और एक नेसेंट ऑक्सीजन ये पैदा करेगा। अब हम बात करें तो ये कार्बन को, अगर हम इसके ऊपर कार्बन डालते हैं तो कार्बन को किस में बदल देगा? CO2 में। अगर हम सल्फर डालते हैं तो सल्फर को किस में बदल देगा? SO2 में। ठीक है। अगर हम P4 लेते हैं तो P4 को किस में बदल देगा? मेटल ऑक्साइड में, जो फास्फोरिक एसिड बना देगा, P4O10 में बदल देगा। ठीक है। और यही P4O10 H2O के साथ मिलकर क्या बनाने वाला है? फास्फोरिक एसिड, दैट इज H3PO4 बनाने वाला है। तो इस रिएक्शन को समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि C के साथ CO2 कैसे बनेगा। तो आपने ले लिया C और इसके ऊपर डाल दिया H2SO4। निश्चित है कि C को CO2 बनने के लिए दो नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए और दो तब मिलेगा जब यहाँ आप ट्वाइस लिखोगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में प्लस 2SO2 प्लस 2H2O। अगर हम बात करेंगे सल्फर की, तो अगर हम सल्फर को H2SO4 के साथ डालेंगे तो क्या होने वाला है? निश्चित है कि सल्फर SO2 बनाएगा, तो यहाँ पे आप 2 ले लोगे। जब 2 लोगे तो 2SO2 और एक ये SO2 कितना बन जाएगा? 3SO2 प्लस 2H2O। क्लियर? अगर हम P4 ले लीजिए तो P4 के साथ क्या रिएक्शन होने वाला है? तो देखो यार, P4 सबसे पहले 10 ऑक्सीजन को पकड़ेगा, क्या बनाएगा? P4O10 बनाएगा और ये P4O10 H2O को पकड़ेगा और यहाँ पे क्या बनाने वाला है? तो ये बनाने वाला है H3PO4। निश्चित है कि P4 है तो हम 4 कर दोगे, 4 किया तो यह आ जाएगा 6H2O। अब इस कंसेप्ट को आप अपने दिमाग में रखोगे। निश्चित है कि अभी हमने पढ़ा कि H2SO4 टूटता है तो ये देता है H2O प्लस SO2 प्लस O। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 10 ऑक्सीजन चाहिए, ये तब संभव है जब 10 H2SO4 रहेगा। तो लिखोगे P4 प्लस 10 H2SO4 एरो, क्या निकालेगा? तो 10 SO2 निकालेगा और क्या बनाएगा? तो 10 जो है ये 10 SO2 निकालने के बाद ये P4 किस में कन्वर्ट हो रहा है? P4O10 में, और P4O10 6H2 लेकर के ये बनाने वाला है 4H3PO4 बनाने वाला है। अब 10 H2SO4 लोगे तो कितना H2 निकलेगा? 10। तो 10 में से तो 6 ये यूज किया है तो बचा कितना? 4H2O। और इस तरीके से अब ये रिएक्शन देखेंगे तो बैलेंस हो गया। आप देखोगे तो P4 है, P4 हो गया आपका 4 × 12 और 4 × 12 20, 10 × 20 SO4 आप देखोगे तो यहाँ पे आपका
ऑक्सीजन हो गया आपका, सल्फर हो गया 10, सल्फर यहाँ भी देखोगे तो ये 10 है। अगर ऑक्सीजन की बात करोगे तो 40 ऑक्सीजन है, इधर कैलकुलेट करेंगे तो 20 हो गया, और ये आपका हो गया 4 चौक 16 और 16 4 20। इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो हम ये कहेंगे कि ये जो है तमाम ऐसे मेटल और नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता रखता है, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन। अब आपको फार्मूला ये याद रखना है। अब हम लोग ये देखें कि इस रिएक्शन के बाद कई मेटल है, मेटल से भी रिएक्ट करता है, मेटल से रिएक्ट करके उनको कॉरेस्पॉन्डिंग सल्फेट बना लेता है, मेटल ऑक्साइड बना लेता है। तो इस तरीके से हमने कहा कि जो H2SO4 है इसको हम किंग ऑफ केमिकल कहते हैं, और हमने कहा कि इंडिया का जो मतलब प्रोडक्शन रेट है पर एनम 2.5 मीट्रिक टन 2.5 लाख मीट्रिक टन पर एनम है। और ये वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड की अगर आप बात करते हैं तो 120 मीट्रिक टन वर्ल्ड का प्रोडक्शन है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि H2SO4 किसी भी नेशन का एक सिंबॉलिक केमिकल है, जो हमको ये दिखाता है इंडस्ट्रियल कि उस नेशन का क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। तो आज के इस वीडियो के बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके से हमारा ग्रुप 16 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का रहेगा ग्रुप 17, उसके बाद हम लोग जो है ग्रुप 18 पढ़ेंगे और पी ब्लॉक फिनिश होगा, तब हम लोग चलेंगे नए लेसन पे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ग्रुप 17 के साथ। ओके, थैंक्स।